अभी गाय की बात हो रही थी और मैंने रात में भी माताओं बहनों निवेदन किया था कि संसार के अंदर जिनको माता कहा गया है वो आज दुखी है बोल जाए, चाहे उससे भारत माता हो, जननी माता हो या गाय माता। अब ये गाय माता का प्रश्न बहुत गहराई से उठता रहा, देश की संसद में भी उठा और संसद के बाहर भी उठा। बहुत सारे लोग इस देश में आते रहे जो कहते रहे कि गाय के वध को रोकेंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, इस पर कानून बनाएंगे, और कोई सामान्य लोगों ने कानून बनाने की बात नहीं की। इस देश को आजाद होने से पूर्व जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो एक बहुत महान व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजादी मिलने से पूर्व उन्होंने एक बात कही थी, और बात क्या कही कि यदि आजादी मिलने के बाद मैं इस देश के किसी बड़े पद पर जाऊंगा तो एक ऐसा कानून बनाऊंगा सबसे पहले कि इस गाय वध को तो मैं अवश्य रोकूंगा। और एक दूसरे और महान व्यक्ति थे जो उस जमाने के महान, और उनका नाम था श्री जवाहरलाल नेहरू। वो भी अपने भाषण में बराबर यही कहा करते थे कि मैं देश के किसी विशिष्ट पद पर गया, किसी ऊंचे पद पर गया तो मैं इस गाय वध को रोकूंगा, इसके लिए कानून बनाऊंगा। और संभवतः मैं समझता हूं ये दोनों के दोनों व्यक्ति इस देश के बहुत ऊंचे विशिष्ट पदों पर गए। एक देश के राष्ट्रपति बने और दूसरे प्रधानमंत्री बने। लेकिन याद रखना 67 साल इस देश को आजाद हुए हो चुके हैं, गाय का वध आज भी बराबर हो रहा है। गाय का वध। अब इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या क्या बन रही है कि गाय को वध के कराने में जिन अंग्रेजों ने अपनी भूमिका निभाई, गाय का वध मुसलमानों ने नहीं करना शुरू किया था शुरुआत में बंधुओं। ये तो अंग्रेजों की एक नीति थी, अंग्रेजों की एक चाल थी, और चाल क्या थी? डिवाइड एंड रूल। एक नीति के आधार पर अंग्रेज काम कर रहे थे देश के अंदर, और वो नीति क्या थी बंधुओं? डिवाइड एंड रूल। मैंने फूट डालो और राज। ये फूट डालो राज करने की जो नीति थी, इसके आधार पर अंग्रेजों ने, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इस देश विश्व के अंदर 208 देश माने जाते हैं और उनमें 24 देश विकसित हैं। और इन विकसित देशों में अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। ऐसे 24 देश हैं जो विकसित माने जाते हैं। और इन विकसित देशों की जीवन शैली का सबसे बड़ा कुकर्म जो माना जाता है वो ये कि बहुत ज्यादा मांसाहारी है। तो अपनी जीवन शैली में मांस खाने के लिए इन्होंने मांस का प्रचलन चलाना था, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ कत्ल कारखाने खोले भारत के। ये सरकारी दस्तावेजों के आधार पर, जो हमारे इतिहासकारों ने नहीं बल्कि इस देश के बाहर से भी जो 200 से ज्यादा इतिहासकार हुए जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, और कई इतिहासकार तो ऐसे हुए जिन्होंने इस देश की बहुत सारी संस्कृति की बड़ाइयां गाई है। और वो लिखते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश के अंदर कत्ल कारखाने खोले, और उन कत्ल कारखानों में जब खोले गए देश के अंदर, तो इन कत्ल कारखानों में रिजर्वेशन के आधार पर केवल मुसलमानों को नौकरी दी गई। ध्यान से सुनिएगा, केवल मुसलमानों को रिजर्वेशन के आधार पर, आरक्षण के आधार पर नौकरी दी गई। पहले मुसलमान नौकरी नहीं करने के लिए राजी हुए कारखाने, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती मुसलमानों को मार करके, पीट करके, धमका करके या रिश्वत दे करके, घूस दे करके पहले उनको कत्ल कारखानों में नौकरी दिलवाई, और पूरे देश के अंदर ये प्रचार प्रसार किया कि देखो हिंदुओं, गाय हम नहीं काटते, गाय कौन काट रहा है? मुसलमान। अंग्रेजों ने प्रचार किया गाय काट रहे मुसलमान, जबरदस्ती कटवा अंग्रेज ने, और ये सारा मांस जा रहा है इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन में। तो मांस खा रहे, उनकी सेना खाती थी मांस, आर्मी। तो ये सारा मांस का उद्योग यहाँ से चल करके सारा मांस रिप्लेस होता था, बाहर होता था, ट्रांसपोर्ट हो जाता था सारा।
तो ये जबरदस्ती मुसलमानों को लगाया गया कत्ल कारखानों पर। लेकिन मैं निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं, जिन अंग्रेजों ने कत्ल कारखाने इस देश के अंदर खोले थे, तो आजादी मिलते ही जो लोग गाय के लिए लड़ रहे थे, जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, इस देश की संस्कृति के लिए लड़ रहे थे, सबसे पहला काम आजादी मिलने के जो होना चाहिए था, वो सबसे पहला काम होना चाहिए था कत्ल कारखाने इस देश से बंद। पर मैं पूछना चाहता हूं, आजादी से पहले जितने कत्ल कारखाने थे, आज लगभग 10 गुना कत्ल कारखाने आपके देश के अंदर बढ़ गए थे। अच्छा भाई, इन कत्ल कारखानों को परमिट कौन दे रहा है? आपने देखा गंगोह क्षेत्र पड़ता है, आप सब जानते होंगे, परिचित। गंगोह क्षेत्र में एक स्लेटर हाउस बना था, बहुत बड़ा सा, आज भी है, लेकिन उस समय में वो कंप्यूटराइज मैकेनिज्म था, मशीन से बनाया। मैंने एक सारे बहुत सारे पशुओं को डालो और मशीन एक खचाखच उनको काट करके रख देती है और मांस को अलग करके डिब्बों में पैक करके विदेशों में भेज देती है, और सारा गाय का मांस होता है। इसलिए केवल गाय माता की जय करने से राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी, हम हिंदुओं को विचार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम भी स्वार्थी बन गए लोग। जब तक गाय मां दूध दे रही है, अपने घर में रखती है, और जब बूढ़ी हो जाती है वो, तब अपने हाथ से, अपने खूंटे से उसका जेवड़ा खोल करके कसाई के हाथ में दे देते हैं। याद रखना, इस कारण से बड़े भारी आपदाएं और दुख और कष्ट इस देश के ऊपर आ रहे। क्यों? क्योंकि हमने किसी भी अपनी मां को बख्शा, एक भी मां को नहीं बख्शा। जननी मां दुखी है कि ये भारत माता दुखी है, इसकी रगों में इतना जहर भर दिया है, विदेशी कंपनियों ने आकर के आपकी खेती भी छीन लिया। अंग्रेजों की एक नीति यही थी, अंग्रेज इस देश में राज करना चाहते थे, तो उनकी नीति थी इस देश की अर्थव्यवस्था को खल्लास किया जाए। और माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है कृषि, और कृषि का मूल आधार है गाय। इसलिए गाय को समाप्त किया गया तो कृषि समाप्त हो गई। कृषि को धीरे धीरे जहर डलवा करके समाप्त करते जा रहे हैं, किसान समाप्त होते जा रहे हैं, और इस देश में वही अंधानुकरण के कारण गुलामी की तरफ आपका देश बराबर बढ़ता जा रहा है। इसलिए सचेत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और जागोगे तो जगाने के लिए केवल आर्य समाज के वक्ता, आर्य समाज के सिद्धांत निष्ठ उपदेशक आपको चेताने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि स्वधर्म से ऊपर उठ के राष्ट्र का धर्म होता है लोग। क्योंकि राष्ट्र हमारा जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं, और यदि राष्ट्र की गुलाम बन गया तो क्या जी करके करोगे? इसलिए याद रखना, अपने राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए जीने का प्रयास करें। अरे क्या जरूरत थी उन लोगों को, देखो पढ़ करके आप इतिहास को पढ़ो। इतिहास को पढ़ने से क्या, भारत देश के बारे में बहुत बड़े बड़े लोगों ने, इतिहासकारों ने, 200 से ज्यादा बात कर रहा हूं, 7-8 अंग्रेजी इतिहासकारों को तो मैंने पढ़ लिया, और 200 से ज्यादा इतिहासकारों की किताबें मिलती है जिन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में गाया है। और कैसा देश था ये? एक व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूं केवल, आपने भी नाम सुना होगा, उसका नाम है टीवी मैकाले। एक अंग्रेज अधिकारी है, एक टीवी मैकाले, थॉमस वेव मैकाले उसका पूरा नाम है, और वो भारत देश के अंदर आया। उसने आकर के भारत में पूर्व में गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, चारों तरफ घूमा भारत में। और ये भारत में घूमने के पश्चात में जब इंग्लैंड में गया, और इंग्लैंड में ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर के इसने एक भाषण दिया। और बुजुर्गों, बुद्धिमान लोगों, मैं आपसे निवेदन के साथ में कह रहा हूं, ये लॉर्ड मैकाले 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद में एक बात कह रहा है। और ये बात क्या कहता है? कितनी बड़ी बात कह रहा है आपके देश के बारे में, इस भारत के बारे में, आर्यवर्त के बारे में। ये कहता है कि आई हैव ट्रेवल ब्रेथ एंड सीक इन दिस कंट्री इंडिया दैट वी कैन नॉट नेवर इमेज टू कंट्री इन इंडिया। एक अंग्रेजी में लिखते हैं। और ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर के व्यक्ति कहता है कि इस देश के अंदर आई हैव नेवर सीन ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया, कि मैंने भारत देश के अंदर प्रवास किया, घूमा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ गया, लेकिन मैंने भारत देश के अंदर कोई चोर नहीं देखा, कोई व्यभिचारी नहीं देखा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो गरीब और बेरोजगार है। ये लॉर्ड मैकाले कह रहा है, देश का प्रवास करने के बाद में, भ्रमण करने के बाद में, और इससे भी ऊंची बात कहता है। क्या कहता है कि आई हैव सीन सच वेल्थ इन दिस कंट्री इंडिया दैट वी कैन नॉट इमेज टू कॉन्क्योर इन दिस कंट्री इंडिया। क्या कहता है? वेल्थ कहते हैं धन को, संपत्ति को। मैं देश के भारत में जब घूम रहा था तो मैं लोगों के घरों में जाता,
और घरों में जाकर के देखा था कि प्रत्येक घरों के अंदर इतना वैभव, इतनी संपत्ति, इतना सोना कि जिस भी घर में मैं जाता और मैं जाकर के देखता कि किसानों के घरों में तो सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता था जैसे आप चने और अनाज का, गेहूं का ढेर घर में लगाते हैं। ये पढ़ो, आप इतिहास में लिखा है, मैं दिखा दूंगा प्रमाण। टीवी मैकोले का प्रमाण है। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में अंग्रेजी में ये व्याख्यान दे रहा है और जो कह रहा है उसके कुछ वाक्य बिटवीन द लाइन मैंने आपको समझाया। तो लॉर्ड मैकाले कह रहे हैं, मैं भारत के घरों में घूमा, देश में गया तो इतनी संस्कृति, इतना वैभव, इतना पैसा इस देश के अंदर, और आज देखा अपने देश की हालत। एक दिन मैं रो दिया। मैं गया था उड़ीसा के अंदर और जब मैं उड़ीसा में जा रहा था, माताओं बहनों भद्र पुरुषों, जिस ट्रेन में बैठ करके मैं गुजर रहा था वो ट्रेन उड़ीसा के स्टेशन पर रुकी हुई थी। और जिस स्टेशन पर वो ट्रेन रुकी थी वहां पर जब वो ट्रेन रुकी तो वहां मैंने खड़ा बाहर निकाल करके अपना शीशा खिड़की ऊपर उठा करके देखा तो स्टेशन पर मैंने देखा कि कुछ बच्चे खड़े हुए वहां, और ऐसे बच्चे खड़े जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, पैरों में जूती नहीं है, ऐसे कुछ बच्चे वहां पर खड़े हुए थे। बहुत सारे बच्चे जब खड़े होकर के मैंने वहां देखा तो मेरे मन में विचार आया कि ये बच्चे निर्वस्त्र क्यों खड़े हैं। ये बच्चे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये बूट पॉलिश नहीं कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन एक टकटकी लगाए ट्रेन को देख रहे हैं, खड़े हैं सर। जब मैं समझ नहीं पाता था तो एक स्थानीय व्यक्ति से मैंने पूछा, भाई ये बच्चे यहाँ क्यों खड़े? तो उस स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि बाबूजी इनको जानना चाहते हो क्यों खड़े? तो आप एक चाय पीजिए। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मैंने एक चाय खरीदी। चाय वहां मिलती है मिट्टी के कुल्हड़ में, मिट्टी का बर्तन होता है। तो उसमें उसने मुझे चाय दी, मैंने वो चाय पी और चाय पी करके मैंने उस मिट्टी के कुल्हड़ को स्टेशन पर जब फेंका तो उस मिट्टी के कुल्हड़ में चाय की नमी को चाटते हुए मैंने उन बच्चों को देखा। सारे बच्चे एकदम से कुल्हड़ की तरफ टूट पड़े। ये वो देश है जिसके घरों में सोने संपत्ति के अंबार लगे हुए थे। आज ये देश इतना विकलांग, इतना भुखमरी से भरा हुआ, इस देश की स्टेट, इस देश की राज्य, इस देश की संपदा, इस देश का ऐश्वर्य सारा चोर चुरा करके ले गए हैं। और ये चोरी करवाने वाले भी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है सजरो, इस देश के लोग। अभी राष्ट्र की चर्चा और सुखपाल जी आपके बारे में बता रहे थे, राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गलतियां होती रही और इन गलतियों के कारण ये देश टूटता चला गया। इस देश पर हमले होते रहे, आक्रमण होते रहे, हम लूटते रहे, पिटते रहे, हम विकास करते रहे। और विकास करने के साथ साथ ये देश आज जिस कगार पर खड़ा है आपके सामने, आप विचार करके देखना, अपने इतिहास को पढ़ करके देखना, इस देश को आजाद कराने में माताओं बहनों 1-2 क्रांतिवीर ने अपना शहादत नहीं दी। 1-2 बेटा इस देश के लिए कुर्बानी को देकर के शहादत नहीं हुआ। इस देश को आजाद कराने में इतिहासकार लिखता है कि 7,32,000 क्रांतिवीरों ने शहादत दी है, तब जाकर के देश आजाद हुआ है सजनों। और मैं आपसे यही कहने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि जिस देश में आज आप बैठ करके शांति की अनुभूति कर रहे हो, चैन की सांस ले रहे हो, इस देश को आजाद कराने में कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं गए। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति गए हैं, ऐसे ऐसे बहादुर व्यक्ति गए हैं जिनका खून इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अच्छा बंधुओं, मैं आपसे पूछूं, क्या सुभाष चंद्र बोस कोई सामान्य व्यक्ति थे? अरे सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब पढ़ोगे आप जीवन चरित्र तो ICS टॉपर थे। ICS की तो डिग्री भी आने नहीं थी। पढ़ने कहां गए थे? डिग्री कहां से लेकर के आए थे? इंग्लैंड से डिग्री लेकर के, और वहां जाकर के साम्राज्यवाद के जल्लादों के घर में जाकर के भारत का लोहा मनवा करके आए और वहां से ICS की डिग्री लेकर के आए और आकर के उनकी नौकरी करना स्वीकार नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मैं गुलाम देश में गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ काम नहीं करूंगा, बल्कि इस गुलाम देश को आजाद कर। और आप सब जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस ने जापान के अंदर जाकर के एक सेना की तैयार की और उस सेना से इस देश को आजाद कर। ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों का इतिहास, ऐसे ऐसे लोगों का खून लगा है, तब जाकर के देश आपका आजाद हुआ है। बशर्ते इस आजादी को रोकने की जरूरत है, इस देश के इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, संस्कृति पर वापस आने की जरूरत है, तभी हमारे ऐसे कार्यक्रम करने का प्रयोजन सिद्ध होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं माताओं बहनों, इस देश की आजादी में केवल पुरुषों का योगदान नहीं है।
इस देश को अच्छा बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए इस देश में केवल पुरुषों ने ही बलिदान नहीं दिया, बल्कि मातृशक्ति का बलिदान भी बहुत अच्छा है। और इस देश की मातृशक्ति कितनी आत्म संपन्न हुआ करती थी, कितनी आत्म गुणों से उत्कृष्ट हुआ करती थी, और कितनी महान विदुषी और इस देश के अंदर अच्छी शस्त्रों की जानकार बहादुर वीरांगनाएं हुआ करती थी। इतिहास में आप पढ़ो उठा करके, नाम सुना होगा आपने किरणमयी का। कितनी बहनें जानती है किरणमयी का? देखो, अपने मैं आपसे आज पूछूं, यही हमारे पतन का कारण बन गया। मैं आपसे पूछूं कि 10 वीरांगनाओं के नाम बताओ तो आप बता नहीं सकते, और यदि मैं पूछ लूं कि 10 हीरोइन के नाम बताओ तो 10 की जगह 50 के नाम बताओ। याद रखना, आप पढ़ो अपने इतिहास को उठा करके, आप वीरांगनाओं का जीवन चरित्र पढ़ करके देखो। और इधर भी मैं पुरुषों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों को इतिहास को पढ़ाओ, अपने बच्चों को महान क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ाओ आप, ताकि पढ़ने से उनका चिंतन बदल जाए, और चिंतन बदलने से वो राष्ट्र की तरफ झुक जाए। किरणमयी का इतिहास पढ़ करके देखोगे तो लहू एकदम से गर्म हो जाता है, और ऐसा मन करता है उस वीरांगना की चरणों में झुक करके नमस्कार, उस वीरांगना के चरणों को छू लिया जाए। अरे एक व्यक्ति इस देश के अंदर आया जिसका नाम था अकबर, और अकबर ने एक मेला लगाया था दिल्ली के अंदर। उस मेले का नाम था माताओं बहनों नौरोज मेला। और इस मेले की एक विशेषता ये थी कि इस मेले के अंदर केवल स्त्रियों को जाने का अधिकार था, पुरुषों को केवल महिलाएं जाती। और इस मेले के अंदर केवल महिलाओं का सामान मिलता था, तो मीना बाजार के नाम से ये नौरोज मेला लगाता था। इसमें केवल महिलाएं जाती थी, और ये मक्कार व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, जिसको इतिहास में क्या कहा गया? इतिहास में देखिए आप, बिगाड़ कितना लाया गया। इस देश में चाणक्य को महान नहीं कहा गया, इस देश में चंद्रगुप्त को महान नहीं कहा गया, इस